चीज़ें पढ़ी थी वो थी रिलेटेड टू इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस हो रही थी, जिसमें के अंदर पी कंपनी कोई एस कंपनी को सामान बेच रही है, एस कंपनी बी कंपनी को कोई सामान बेच रही है, फिक्स एसेट बेच रही है। ये चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। अब जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेटेड टू है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। जब हम कंपनी खरीदने जा रही है, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी खरीदने जा रही है, तो कुछ कंसिडरेशन दे रही होती। ज़ाहिर है फ्री में चीज़ें, फ्री में तो कंपनी खरीद नहीं रही होगी, तो देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, जैसे कि कैश दे रही है, अपने कंपनी के खुद के शेयर दे रही हैं, लोन नोट्स कंसिडरेशन होती है, फिक्स एसेट कंसिडरेशन होती है। इस तरीके से बहुत सारी कंसिडरेशन होती है जो कि हमें कंसिडर करनी है कि क्या क्या कंसिडरेशन हो सकती है जो कि पेरेंट कंपनी एस कंपनी को खरीदते हुए उनको दे रही हो। तो जो चीज़ पहली पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी कैश कंसिडरेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है कैश कंसिडरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कंपनी ने, पी कंपनी ने डिसाइड किया है एस कंपनी को, उन्होंने पूरी कंपनी को, एस कंपनी को एक्सपर्ट से इवेल्युएट करवा लिया, उनकी सारी नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू निकलवा ली, ये सब चीज़ें डिसाइड करके आज जो प्राइस निकल के आई है वो 100 मिलियन है। तो वो 100 मिलियन उन्होंने डिसाइड किया, वो डायरेक्टली उनको एज अ पेमेंट ऑफ कैश दे रहे होंगे। तो सिंपली इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन नहीं होगी, सिर्फ एक एंट्री बन रही होगी, क्योंकि पी कंपनी के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। वो पी कंपनी एस कंपनी के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, डेबिट करेगा अपने पास इन्वेस्टमेंट में, और क्रेडिट क्या कर रहा होगा, किस में पे कर रहा है, कैश में पे कर रहा है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा डायरेक्ट। हम जो अभी टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं ये इन द टर्म्स ऑफ, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पी कंपनी पढ़ रहे कि पी कंपनी अपनी इंडिविजुअल एफएस के अंदर क्या शो कर रहा होगा। तो इंडिविजुअल एफएस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा होगा, करंट एसेट के अंदर या नॉन करंट एसेट के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा होगा। सिर्फ ये इंडिविजुअल एफएस के बारे में बात हो रही है। जब ये कंसोलिडेट होगी तो ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं दिखाई जा रही होगी। कंसोलिडेटेड बुक्स में एसओएफपी के अंदर इन्वेस्टमेंट नेट ऑफ हो जाती है बाय द अमाउंट ऑफ, क्योंकि उनके एसेट कंसोलिडेट हो रहे होते हैं, उनकी लाइबिलिटीज कंसोलिडेट हो रही होती है, उनकी एक्विटी के कुछ पोर्शन कंसोलिडेट हो रहे होते हैं, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री नेट ऑफ हो जाती है। सही है। फिर हमारे पास आती है दूसरी जो टाइप ऑफ कंसिडरेशन होती है, वो होती है शेयर कंसिडरेशन। शेयर कंसिडरेशन में क्या होता है कि पी कंपनी जब एस कंपनी का एक्वायर करने जा रही है, फॉर एग्जांपल 100 मिलियन की है, या फॉर एग्जांपल 150 मिलियन की, जितने की भी है, तो वो अपने खुद की कंपनी के शेयर दे रही है इस कंपनी को, बजाय कोई कैश दे रही हो या बजाय कोई एसेट दे रही हो। वो बोलती है कि हाँ आप हमारी कंपनी के 100 मिलियन के शेयर्स ले लें, या आप हमारी कंपनी के 150 मिलियन के शेयर्स ले लें। तो फॉर एग्जांपल अगर उनकी जो बिड डिसाइड हुई है, जो उनकी फेयर वैल्यू ऑफ नेट से डिसाइड हुई है, जो भी डिसाइड हुई है, वो हुई है 150 मिलियन डिसाइड। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल बुक्स के अंदर क्या एंट्री बनेगी भाई, एक तो जाहिर है इन्वेस्टमेंट तो हो रही, तो इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास नॉर्मली डेबिट हो रही होगी, कितने से 150 मिलियन से, अगर हम 150 मिलियन पे कर रहे हैं। लेकिन अगर एस कंपनी की जो शेयर वैल्यू है वो है $1, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा अपनी जगह बुक हो रहा होगा, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है उस पर बुक हो रहा होगा, डेट इज़ 100 मिलियन अगर हमने 100 मिलियन के शेयर दिए, और बाकी जो 50 मिलियन जा रहा होगा वो जा रहा होगा उनका शेयर प्रीमियम में। ठीक है। तो ये हमारी दो टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन आ गई। फिर हमारे पास होती है लोन नोट्स। कंपनी क्या करती है, पी कंपनी अपनी कंपनी के लोन नोट्स इशू कर देती है, जिस आप लोगों ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा होगा, उसके अंदर जिसे कहते हैं फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स होते हैं या इस तरीके के लोन नोट्स होते हैं। तो एक कागज़ होता है कि भाई वो ऑब्लाइड है कि भाई उनको पैसे इशू करने हैं, लोन नोट्स इशू करती है कंपनी अपने खुद के। तो पी कंपनी अपनी इंडिविजुअल बुक्स में क्या बना रही होगी, इन्वेस्टमेंट तो डेबिट हो रही होगी। दूसरी चीज़ क्या क्रेडिट करेंगी, लोन नोट्स क्रेडिट कर रहे होंगे बाय द अमाउंट ऑफ जितने की भी उन्होंने कंपनी एक्वायर की है। अब ये लोन नोट फर्दर ट्रीटमेंट जो आप कर रहे होंगे, फिर ये फर्दर ट्रीट हो रहा होगा अंडर IFRS 9। चौथी हमारे पास क्या आती है कंसिडरेशन, वो होती है फिक्स एसेट की कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है,
फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी ने एस कंपनी की डिसाइड की है 100 मिलियन को ख़रीदने में, जो उनकी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट निकली है, जो भी अमाउंट दे रहे हैं वो उसको ख़रीदने के अंदर। तो अब कंपनी पी कंपनी क्या कहती है, भाई हमारे पास अभी कैश तो नहीं है देने को, या हम अपनी कंपनी के शेयर इशू नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है कि उनकी अर्निंग्स पर शेयर, अगर शेयर ज़्यादा इशू कर दी तो डाइल्यूशन हो जाएगी, उनकी अर्निंग पर शेयर ख़राब हो सकती है। तो क्या बोलेंगे भाई कि हम आपको अपनी कंपनी का एसेट दे रहे हैं हम बजाय कैश के, बजाय किसी और चीज़ के, हम अपनी कंपनी का एसेट दे रहे हैं आपको, हम आपकी कंपनी खरीद रहे हैं और हमें उसके बजाय एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल उनके पास कोई लैंड है, उन्होंने अपनी लैंड दे दी, या कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो बेच दी उन्होंने एस कंपनी को, और उनकी पूरी कंपनी या 70% 60% जितने भी शेयर हैं उनको एक्वायर कर लिया। तो इंडिविजुअल बुक में पहली एंट्री क्या बनेगी, भाई इन्वेस्टमेंट तो अपनी जगह डेबिट हो रही होगी क्योंकि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने लैंड उनको दे दी है, क्या दे दी है, लैंड दे दी है, उसकी कैरिंग वैल्यू थी जो हमारे पास, लैंड की जो कैरिंग वैल्यू थी हमारी बुक्स के अंदर जिस दिन एक्वायर करने जा रहे थे $4, क्योंकि हमने उसको कॉस्ट या डेप्रिसिएशन या समझे प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट जो भी चीज़ थी हमने उसको नेट बुक वैल्यू पे कैरी किया हुआ था, दैट इज़ कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन उसी दिन उसकी फेयर वैल्यू कितने की थी, ₹6 की थी। तो हम अपनी एंट्री क्या बनाएंगे, ज़ाहिर है जब कॉस्ट पे थी या कैरिंग वैल्यू नेट बुक वैल्यू पे थी, ज़ाहिर है तो जब हम क्रेडिट कर रहे होंगे तो उसको नेट बुक वैल्यू पे ही क्रेडिट कर रहे होंगे $4 से। बाकी क्योंकि हमने जो कंपनी एक्वायर की है, फॉर एग्जांपल हमने उसको की है 6 मिलियन की एक्वायर, तो हम क्या करेंगे, P&L क्रेडिट कर रहे होंगे जो कि हमारे पास 2 मिलियन का आ रहा होगा। तो ये हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा होगा जो कि हम अपनी बुक्स के अंदर शो कर देंगे। हमने कंपनी कितने की एक्वायर की, 6 मिलियन की, सही है। हमने उनको अपनी कंपनी का एसेट दे दिया इन ट्रांसफ़र, जिसकी फेयर वैल्यू उस दिन 6 मिलियन थी, लेकिन हमारी बुक्स में कैरिंग वैल्यू 4 थी, ज़ाहिर हम कैरिंग वैल्यू को क्रेडिट करेंगे 4 मिलियन से। बाकी जो भी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा वो फिर P&L में जा रहा होगा हमारे पास, ठीक है। कैश कंसिडरेशन, शेयर कंसिडरेशन, लोन नोट कंसिडरेशन, फिक्स एसेट कंसिडरेशन, 4 चीज़ें हो गई। फिर हमारे पास आता है डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन में क्या होता है कि भाई वो कहते हैं हम आज आपको कुछ पैसे नहीं दे रहे, हम आज आपको कुछ पैसे नहीं दे रहे, बल्कि हम आपको कुछ टाइम बाद, वो एग्री करते हैं कि इतने टाइम बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जाके हम आपको इतने पैसे देंगे। तो इसके अंदर एक कंडीशन होती है, कंडीशन मतलब कोई टर्म्स ऑफ सर्विस की कंडीशन या कोई कंडीशनल उसको पैसे देने की नहीं होती, वो एक समझे अनकंडीशनल, मैं बल्कि बोलूँ मीन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे कैश। मतलब वो आपको बोलते कि भाई, ये नहीं बोलते कि आप इतना प्रॉफिट कमाओगे तो हम आपको उतने पैसे दे देंगे 1 साल बाद, या आप इतना कोई अपना अर्निंग पर शेयर अचीव कर लें, या आप अपना प्रॉफिट इतना अचीव कर ले तो हम आपको इतने पैसे देंगे। वो बोलते हैं क्योंकि आज हमारे पास पैसे नहीं है तो हम आपको अगले साल पैसे देंगे या 2 साल बाद पैसे देंगे। तो वो अपनी कंसिडरेशन को डेफर्ड कर देते हैं, 1 साल बाद या 2 साल बाद को कंसिडरेशन 2 साल बाद दे रहे होंगे तो उसको डेफर्ड कंसिडरेशन कह रहे होते हैं। जैसे कि आज 1 जनवरी को उन्होंने क्या बोला कि हम आपको 31 दिसंबर या 1 जैन 02, यहाँ पे 01 पे खड़े थे, हम आपको 1 जैन 02 को 110 मिलियन पे करेंगे, सही है। लेकिन ज़ाहिर है जब हम कंसोलिडेटेड इस साल कर रहे होंगे तो हम अपनी बुक्स के अंदर इसकी जो पे करने जाएंगे हम 1 साल बाद, उसको कुछ तो शो करना पड़ेगा। ये तो नहीं कि हम बोलेंगे नहीं भाई हम कंसोलिडेट 1 साल बाद करेंगे, हमने अपनी कंसिडरेशन 1 साल डेफर की है लेकिन हमें कंसोलिडेट करना होगा। तो कंसोलिडेट करने के लिए हमें एंट्रीज भी बनानी होगी। तो जो चीज़, अब ज़ाहिर है हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, अगर कोई कंसिडरेशन डेफर हो रही है 1 साल आगे, तो अगर हमें आज के टाइम में दिखाना है कि भाई आज हम उनको कितनी पेमेंट करने जा रहे हैं, तो वो आज के टर्म्स में उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से वो आज उसकी क्या फेयर वैल्यू आ रही है, तो उसको क्या करेंगे, हम डिस्काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, तो फिर हम क्या करेंगे, ये 110 को हम अनवाइंड डिस्काउंटिंग कर देंगे, तो इसकी फेयर वैल्यू आज के टाइम में आ जाएगी 100 मिलियन। कितनी आ जाएगी, 100 मिलियन।
तो जब हम आज अपनी बुक्स के अंदर एंट्री बना रहे होंगे, जब हम आज के दिन में एंट्री बना रहे होंगे, तो हम उसको डिस्काउंट करके उसकी फेयर वैल्यू पे बना रहे होंगे एंट्री। तो जब एंट्री बनेगी तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट तो डेबिट हो रही होगी, जो कि 100 मिलियन से हो रही होगी, सही है। और डेफर्ड कंसिडरेशन क्रेडिट हो रही होगी, जो कि हमारी लायबिलिटी है 100 मिलियन से। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर कैश फ्लो क्या है इसके अंदर, जो कि हम कंसिडरेशन पे करेंगे 110 मिलियन की फ्यूचर में, मतलब अगले साल जाके, उसको आज के टर्म में प्रेजेंट वैल्यू में लिखा हो बाय डिस्काउंटिंग यूजिंग द इंटरेस्ट रेट, जो भी मार्केट का रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से। एक और चीज़ हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी थी कि भाई जो चीज़ डिस्काउंट होती है वो चीज़ अनवाइंड भी होती, जाहिर है जिस चीज़ को आपने डिस्काउंट किया होगा उसको अनवाइंड भी किया होगा, और अनवाइंड किस इंटरेस्ट रेट से अनवाइंड होगा, जिस रेट से आपने डिस्काउंट किया था उसी रेट से अनवाइंड होगा, जो कि हमारे पास है 10%। क्या है हमारे पास, 10% है। तो जब एक साल गुजर जाएगा तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, जाहिर है वो 100 मिलियन अब 110 मिलियन हो जाएंगे। कितने का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, 100 इंटू 10%, डेट इज अबव अमाउंट 10 मिलियन। तो अब ये 10 मिलियन एज एन एक्सपेंस चार्ज हो रहा होगा पी कंपनी की बुक्स में, क्योंकि उन्होंने कुछ हासिल करने के लिए एक एक्सपेंस इनकट कर रहे हैं। 100 मिलियन जो इन्होंने एक साल डेफर्ड किया है उसका ये एक्सपेंस है, उसकी ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ये फॉर द ईयर का एक्सपेंस है, तो ये पीएनएल में चार्ज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पी कंपनी की बुक्स के अंदर क्या हो रहा होगा, या तो आप पीएनएल डेबिट कर देंगे, या अगर आप एसओएफपी डायरेक्ट बना रहे होंगे तो कंसोलिडेटेड रिजर्व को डेबिट कर देंगे कि क्या चीज़ से, इंटरेस्ट एक्सपेंस से। ये हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और क्रेडिट क्या होगा, जाहिर है लोन था हमारे पास, तो लोन क्रेडिट, जिस चीज़ को हमने अनवाइंड किया है वो चीज़ हमारी क्रेडिट हो रही होगी, जिसकी वजह से जाहिर है 100 मिलियन की जब 110 मिलियन हो रही है, वो 100 मिलियन की चीज़ 110 मिलियन किस वजह से हो रही है, लोन की, वो लोन के इंटरेस्ट की वजह से। तो ये लोन का इंटरेस्ट भी जाहिर है 110 मिलियन लोन के साथ ही पे हो रहा होगा, तो ये लोन कंसिडरेशन में जाके क्रेडिट हो रहा होगा, डेट इज, क्योंकि हमने लोन पेबल नहीं लिखा हुआ, हमने क्रेडिट क्या किया था, डेफर्ड कंसिडरेशन। तो हम क्रेडिट क्या कर रहे होंगे, डेफर्ड कंसिडरेशन। अब आता है कि भाई जब एंट्री होगी, जब हम उनको पैसे देने जा रहे होंगे तो हमारे पास क्या एंट्री आ रही होगी, तो हमारे पास अब डेफर्ड कंसिडरेशन कितनी बन गई है, 100 मिलियन का लोन प्लस 10 मिलियन का इंटरेस्ट एक्सपेंस 110। तो हम क्या करेंगे, डेफर्ड कंसिडरेशन डेबिट हो रही होगी हमारे पास जब हम पैसे देने जाएंगे 110 से, और कैश कितना जा रहा होगा हमारा, दायरे 110 पे कर रहे हैं, तो कैश होगा हमारा 110 से क्रेडिट। तो अभी तक हमने क्या समझा, एक कैश कंसिडरेशन आ रही है हमारे पास, एक शेयर कंसिडरेशन आ रही है, एक फिक्स एसेट की कंसिडरेशन आ रही है, एक डेफर्ड कंसिडरेशन आ रही है। फिर हमारे पास एक और चीज़ होती है कंटिंजेंट कंसिडरेशन। क्या होती है हमारे पास एक चीज़, कंटिंजेंट कंसिडरेशन। कंटिंजेंट कंसिडरेशन में क्या होता है, इसके अंदर एक कंडीशनल प्रॉमिस होता है टू डिलीवर कैश। क्या होता है, कंटिंजेंट प्रॉमिस या कंडीशनल, कंडीशन, कोई भी चीज़ बोले, कंडीशनल प्रॉमिस टू डिलीवर कैश। हम फ्यूचर में आपको कैश जब ही देंगे अगर आपने हमारी दी हुई कंडीशन, हमारा किया हुआ प्रॉमिस अगर आपने वो पूरा कर दिया, तो ही हम आपको फ्यूचर में कैश दे रहे होंगे, वरना जाहिर कोई टारगेट, फॉर एग्जांपल आप, उन्होंने बोला आपका 20% से प्रॉफिट बढ़ा दे, या आप अपना अगले साल तक अर्निंग पर शेयर 1.1 से 1.5 कर दें, या कोई और टारगेट अचीव कर ले, तो वो आपसे कोई प्रॉमिस करवाते हैं एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कि अगर आपने इतने टाइम में, एक साल बाद, ये टारगेट हमारा दिया हुआ अचीव कर लिया, तो ही फिर हम आपको इतने कैश दे रहे होंगे, इतने पैसे दे रहे होंगे, वरना फिर कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाती है, फिर वो डिफरेंट फैक्टर से एवेल्युएट करके फिर अमाउंट कम पे हो रही होती है, वो आगे जाकर चीज़ें कवर कर रहे होंगे।
तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट क्या होती है भाई, जब भी कंटेंजेंट कंसिडरेशन की वैल्यू या कंसिडरेशन आ रही हो तो वो हमेशा अपनी बुक्स के अंदर मस्ट ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट। जाहिर है अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं आज, तो हम उसकी फेयर वैल्यू तो निकाल रही होते साहब। फॉर एग्जांपल जो भी एस कंपनी का एक्वायर कर उसकी पूरी कंपनी की हम फेयर वैल्यू निकाल रहे होते। तो आगे जाके जो हम पैसे देंगे, आगे जाके जो हम कंटेंजेंट कंसिडरेशन देंगे, उसकी टर्म्स में आज उसकी क्या फेयर वैल्यू है उस पर ही आज रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये थोड़ी होगा कि आगे जाके कितने पैसे देने वाले तो उस पर रिकॉर्ड, आज के टर्म में उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी उस पर हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होगी। अब इसके अंदर 3 केस आते हैं। देयर आर 3 केसेस। पहला, पी कंपनी क्या करती है? पी कंपनी प्रॉमिस करती है, पी कंपनी प्रॉमिस टू पे एस कंपनी शेयर होल्डर्स क्या चीज़ करती है? पे टू पे कैश। तो आज हमारा क्या है, प्रॉमिस कर रही है पी कंपनी किसको? एस कंपनी को, कि मैं आपको 1 साल बाद 10 लाख रुपए देंगे अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया। तो उन्होंने क्या बोला, हम आपको क्या देंगे? कैश देंगे। तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है पी कंपनी के ऊपर कि उन्होंने अगर टारगेट अचीव कर लिया तो हमें इतने कैश देना पड़ेगा। तो अगर आपने IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा हुआ है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। क्या है? ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई है कि अगर इन्होंने कंडीशन पूरी कर दी, इन्होंने वो प्रॉमिस, उन्होंने वो टारगेट पूरा कर दिया तो हमें कैश देने पड़ेंगे। तो अगर ये वाला सिनेरियो कि पी कंपनी ने बोला है कि आगे जाके वो अचीव हो गया टारगेट तो वो उनको कैश देंगे, तो ये आज के टाइम में फिर ये लायबिलिटी रिकॉर्ड हो रही होगी, पहली बात। दूसरा, पी कंपनी प्रॉमिस टू डिलीवर वेरिएबल नंबर ऑफ इट्स ओन शेयर्स इन फ्यूचर। तो आपने ये चीज़ भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ी है कि अगर कंपनी प्रॉमिस कर रही है अपनी वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स, आज उनको नहीं पता कि उन्हें कितने शेयर्स आगे देने पड़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर शेयर्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। तो उनको नहीं पता, अगर वो बोलते हैं कि आज हम 10 लाख देंगे, फ्यूचर में आपको कितने, आज के टर्म्स में हमारे इतने शेयर को मल्टीप्लाई करके 10 लाख रुपए बनने, तो हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। लेकिन अगर वो शेयर की वैल्यू कम हो गई तो उन्होंने अगर वादा किया 10 लाख देने का तो उनको मज़ीद शेयर देने पड़ेंगे। क्या उनको मज़ीद शेयर देने पड़ेंगे? क्योंकि उनकी फेयर वैल्यू गिर गई शेयर की। तो अगर देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी, देयर इज़ वेरिएबिलिटी इन द नंबर ऑफ शेयर, देयर इज़ वेरिएबिलिटी इन द अमाउंट, तो उनको जब पैसे देने जाएंगे तो जाहिर है अगर उनकी फेयर वैल्यू चेंज हो रही है, उनके शेयर्स की फेयर वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया 10 लाख रुपए देने का तो उनको नहीं पता आज कितने शेयर्स देने हैं। तो इन दिस ट्रीटमेंट, इन दिस केस, हमने IFRS 9 में पढ़ा था, अगर कंपनी प्रॉमिस करती है अपने वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर देने का तो वो एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट हो रही होती है। तो अगर ऐसा केस है तो ये भी लायबिलिटी ट्रीट हो रही होगी। तीसरी चीज़, अगर पी कंपनी प्रॉमिस करती है टू डिलीवर फिक्स नंबर ऑफ इट्स ओन शेयर्स, अगर आपने उनको बोल दिया कि भाई हम आपको फ्यूचर में 1 लाख शेयर दे देंगे, हमें नहीं पता फिर उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो, आज अगर 100 रुपये, फिर वो भले 200 रुपये भी हो या 10 रुपये भी हो, अगर उन्होंने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हम आपको 1 लाख ही शेयर देंगे फ्यूचर में जाके, तो फिर ये फ्रॉम द डे वन इक्विटी ट्रीट हो रही होगी। क्या ट्रीट हो रही होगी? इक्विटी ट्रीट हो रही होगी। लेकिन हम फ़ौरन अपनी बुक्स के अंदर इक्विटी नहीं बना लेंगे जब तक कंसिडरेशन पे नहीं हो जाती, जब तक ये एज अ कंटिंजेंट कंसिडरेशन लायबिल
कंटिंजेंट कंसिडरेशन लायबिलिटी नहीं, कंटिंजेंट कंसिडरेशन हमारी इक्विटी के अमाउंट में आ रही होगी, मतलब इक्विटी के पोर्शन, इक्विटी के डब्बे के अंदर ऐसा कंटिंजेंट कंसिडरेशन आ रही होगी, लेकिन जब हम पे कर देंगे तो फिर ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन डेबिट हो जाएगी और फिर हमारी इक्विटी क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी हमारी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्रेडिट। कोई भी केस हो एंट्री तो ये बन रही होगी, लेकिन इस कंटिंजेंट कंसिडरेशन किस पोर्शन में शो होगा ये डिपेंड करता है कि लायबिलिटी है या इक्विटी है। अगर ये लायबिलिटी है तो ये हमारा नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी, जो भी जितनी अमाउंट ऑफ ईयर्स में पे हो रहा है, जो भी पे हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर इक्विटी होगा तो इक्विटी के सेक्शन में ऐसा कंटिंजेंट कंसिडरेशन शो हो रहा होगा। लेकिन क्योंकि अब एक और बात क्या है, नाउ इफ contingent consideration is treated as a liability, then first it will be recorded at fair value at the date of acquisition, and then it will be revised in future with changes in fair value taken to consolidated reserve। अगर ज़ाहिर लाइबिलिटी, अगर हमने इसको लाइबिलिटी शो किया है तो लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू चेंज होते रहेगी बाय द टाइम। अगर हमें कम देने होंगे फ्यूचर में तो हमारा क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। हमने पहले सोचा हुआ था 100 मिलियन हम उनको डिलीवर करेंगे, अगर उन्होंने प्रॉमिस अचीव कर लिया, उन्होंने वो कंडीशन अचीव कर ली, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो पूरी तरीके से प्रॉमिस अचीव नहीं किया तो उसका इम्पैक्ट लेके अब हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 80 पे करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमारी कंटिंजेंट कंसिडरेशन जो हमने बनाई हुई थी 100 रुपये की, वो तो हो जाएगी डेबिट। हम कितना पे कर रहे हैं उनको, 80 पे कर रहे हैं। तो जो भी गेन आ रहा है अब हमारे पास गेन ऑन सेटलमेंट, वो हमारा कंसोलिडेटेड रिजर्व में शो हो जाएगा, क्योंकि हमारी पी कंपनी के लिए एक तरीके से इनकम होगी, क्योंकि उन्हें कम पे करने पड़े जितना उन्होंने रिकॉर्ड किया था, तो वो हमारी कंसिडरेशन अब कम जा रही, तो एक तरीके से उनका गेन हो गया जो कि कंसोलिडेटेड रिजर्व में शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर तो वो लायबिलिटी ट्रीट हो रही है तो जो भी फेयर वैल्यू की चेंजेस आ रही होगी जब पे करने के वो इनकॉर्पोरेट हो रही होगी हमारी पीएनएल के अंदर या कंसोलिडेटेड रिजर्व के अंदर। लेकिन बट इफ कंटिंजेंट consideration is treated as equity, कि उन्होंने वादा कर दिया कि भाई हम आपको 10 लाख शेयर ही देंगे, फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी उसकी वैल्यू हो, देन इट इज रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन and will not be revised in future। क्योंकि हमने पढ़ा है बचपन से कि जो अमाउंट आज हमने अपने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में लिख दिया फिर वो कभी चेंज नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी फेयर वैल्यू चल रही हो, जो भी शेयर प्राइस चल रही हो मार्केट के अंदर। जो आज हमने अपने डब्बे के अंदर डाल दिया, अपनी बुक्स के अंदर डाल दिया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर, फिर वो रिवाइज नहीं होता, फिर वो चेंज नहीं होता, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी उसकी फ्यूचर में जब भी फेयर वैल्यू चल रही हो उस पर फिर नहीं दिखाया जाएगा। जो हमने लिख दिया उसके बाद वो चेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है तो हमने क्या चीज़ पढ़ी है अभी तक कि भाई कितनी कंसिडरेशन होती है। हमने पढ़ ली कि भाई नॉर्मल कैश कंसिडरेशन हो गई है, लोन नोट्स वाली बात, फिक्स एसेट वाली बात,
डेफर्ड कंसिडरेशन, कंटिंजेंट कंसिडरेशन पढ़ ली हमने, शेयर कंसिडरेशन पढ़ ली। हमने इंश्योर करना है कि भाई अगर वो कंटिंजेंट वाला केस आ रहा है तो वो अगर, अब आप एग्ज़ाम में देख रहे होंगे कि भाई जब हम सवाल भी कर रहे होंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि ये वादा किया है, ये पैसे अच्छी, हमने F7 में बल्कि ये चीज़ पढ़ के भी आए होते कि भाई वो कंसोलिडेशन वाला सवाल कर रहे होते, उसमें प्रॉमिस करा, कंडीशन होती कि इतना हमने अचीव कर लिया, ये सब चीज़ें हमने पुरानी पढ़ के आए हुई होती कि ये अचीव कर लिया, अगर नहीं किया तो वो हमारी कम पे हो रही होती है। अगर उन्होंने वादा किया है इतने फिक्स नंबर ऑफ शेयर तो वो इक्विटी की ट्रीट हो रहा होगा। अगर उन्होंने वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर या कैश में देने का वादा किया तो फिर वो एज अ लाइबिलिटी ट्रीट हो रही होती है हमारी चीज़ें।